गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना नया टॉपिक देखते हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको बताई थी बच्चों। जो शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ऐसा मैं 10 बार बोल चुका हूँ। अब उसी इक्वेशन के आधार से उसके जो सवाल होते हैं, जो एग्जाम्पल होते हैं, वह देखते हैं बच्चों। अब सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो हमने शून्य कोटि और प्रथम कोटि के अंदर करते थे, शून्य कोटि के अंदर जो वेग स्थिरांक k का जो इक्वेशन था r0 माइनस r ओवर t। r0 यानी कि शुरुआत के समय की सांद्रता, r यानी कि अंतिम समय की सांद्रता, t यानी कि समय, t यानी कि यह शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का सूत्र था। और शून्य कोटि की जो अर्ध आयुष्य का जो इक्वेशन था t1/2 इज इक्वल r0 ओवर 2। क्या था? r0 ओवर 2। यानी अगर कोई एग्जांपल में ऐसा कहा जाए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुष्य समय की गिनती कीजिए, तो आपको r0 ओवर 2 के वो इक्वेशन का इस्तेमाल करना होगा। अब ये तो शून्य की बात हुई। वैसे ही अगर हम प्रथम की देखते हैं, तो प्रथम का जो वेग स्थिरांक का प्रथम कोटि के हमने k का इक्वेशन ज्ञात किया था बच्चों, 2.303 ओवर t log r0 ओवर r2। 2.303 ओवर t log r0 ओवर r2। यहाँ r0 क्या है? शुरुआत के समय की सांद्रता। rt क्या है? अंत समय या फिर t समय की सांद्रता। यहाँ t यानी t2 माइनस t1 से आएगा, ये t यानी कि t2 माइनस t1 से आएगा। बस बात खत्म हो गई। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अगर आपको अर्ध आयुष्य समय ज्ञात करना हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुष्य समय ज्ञात करना हो, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे 0.693 ओवर k। 0.693 ओवर k यानी बच्चों कौन सी कोटि की अभिक्रिया है वह पहले देखना है, और उसके बाद जो पूछा उसका इक्वेशन रखना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल जो 4.5 है उसी से अपनी शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा प्रथम कोटि, यानी पता चल गया प्रथम कोटि है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आपको अभिक्रिया है। अभिक्रिया में जो N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता है 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स प्रारंभिक सांद्रता। अब ये प्रारंभिक सांद्रता है तो इसे मैं क्या कहूँगा बच्चों? R0। क्या कहूँगा? R0। ठीक, जो 60 मिनट यानी t कितना दे दिया? 60 मिनट, यानी प्रारंभिक सांद्रता जो 60 मिनट के उपरांत 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स रह गई। यानी कि 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद कितनी रह गई? 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। यानी आपका क्या हो गया? RT बच्चों। क्या हो जाएगा? अब रह गई तो वेग स्थिरांक की गणना करनी। कौन सी कोटि थी? प्रथम। तो प्रथम के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र था k इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log r0 ओवर rt। कंप्लीट बच्चों। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी की बारी बारी हमें क्या रखनी है? वैल्यू रख देगी। तो वैल्यू रख देते बच्चों 2.303 t की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 60 मिनट। अगर ऐसा ही मात्रक मिनट में पूछा है तो मिनट रखो, अगर सेकंड में पूछा है तो मिनट को किस में कन्वर्ट कर दो बच्चों? सेकंड में कन्वर्ट कर दो। अभी हम मिनट में रख रहे हैं क्योंकि हम ऐसा ही मात्रक मिनट में बनाएंगे। तो t की इज इक्वल टू क्या आ गया? 60 log r0 की वैल्यू कितनी है? 1.24 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। बट यहाँ पे RT समय का कितना है? 0.20 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स। में यहाँ ऐसा ही मात्र लिख देता हूँ, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। और ये क्या आएगा? क्या आएगा? ठीक है। अब जब भी इस तरह से आए तो पहले ही
इसका आप क्या करोगे, भाग करोगे। पहले इसका आप क्या करोगे, भाग करोगे। सबसे पहले इसका क्या करना है, भाग करना है। तो हम देख लेते हैं। अब ये 10 की घात -2 और ये 10 की घात -2, ये तो निकल जाएगी। यानी भाग आपको कितना करना है, 1.24 बटे 0.20। भाग आपको कितना करना है, 1.24 बटे 0.20। तो उसका जो भाग आ जाएगा वो कितना आएगा, 6.2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.303 over 60 मिनट लॉग कितना आ गया, 6.2। बच्चों पहले भाग करेंगे, जो भाग आया वो लिखा 6.2, ऐसा ही मात्रा चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, लॉग देखना है 6.2। तो मैंने आपको बताया था लॉगरिथम टेबल क्या होता है। लॉगरिथम टेबल इस तरह से होगा बच्चों, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमको लिखा होगा 62, क्या लिखा होगा, 62। तो वहाँ पे 62 का जो पहला ही कॉलम होगा, वहाँ पे जो आंसर लिखा होगा उसके आगे पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कहाँ पॉइंट रखा है, बीच में। तो आंसर में कहाँ आएगा। आप अगर लॉगरिथम टेबल के अंदर देखोगे बच्चों, तो लॉग 6.2 का आ जाएगा 0.792। यानी 62 के कॉलम के आगे आप जब देखोगे तो वहां पे लिखा होगा 7923 लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 7923। यहाँ पे 62 होगा और यहाँ पे 7923 होगा। तो यहाँ बीच में पॉइंट रखा, तो 6.2 हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पॉइंट रख देना है, आगे। कहाँ रख देना है, आगे रख देंगे। उस तरह से आपकी वैल्यू हो जाएगी। यानी लॉग 6.2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0.792। वही चीज हम ऐड कर लेते हैं, तो 2.303 बटे 60 गुणा 0.792 कंप्लीट बच्चों। अब क्या करना है, अब केवल गुणा करना है, देख लेते हैं। तो 0.7923 गुणा 2.303 गुणा कर दिया। जो भी आंसर आए उसके बटे में हम कितना रखेंगे, 7। यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 0.3 ये क्या आएगा, मिनट इनवर्स। क्या जाएगा, मिनट इनवर्स। अगर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, किस में करना है, सेकेंड। तो 1 मिनट बटे कितने सेकेंड होते हैं, 60। ये मिनट कहाँ है बच्चों, बटे में। मिनट कहाँ है बच्चों, बटे। तो 1 मिनट बराबर अगर यहाँ में 60 लिखूं तो और उसका भाग करो तो वह किस में आ जाएगा बच्चों, सेकेंड के अंदर आंसर आ जाएगा। यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू 0.0304 उतनी आपको वेक्स ध्यान आ जाएगा। कंप्लीट बच्चों। उसके बाद का बच्चों सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 4.6 स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर
हमें तो केवल क्या ध्यान में रखना था, प्रथम कोटि क्या ध्यान में रखना है, प्रथम कोटि यानी कि ये जो इक्वेशन जो हम प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल हम कंप्लीट करेंगे वो प्रथम कोटि का। तो तापीय वियोजन दे दिया है 2N2O5 gives 2N2O4 plus O2। अब उसका जो समय और कुल दाब दिया, अब यहाँ पे हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है। जबकि इस तरह का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो ध्यान में। वेग स्थिरांक की गणना करनी है। वेग स्थिरांक की गणना के लिए हमें क्या चाहिए, R0/8। क्या चाहिए बच्चों, R0/8। तो यहाँ पे शून्य समय और t समय का हमारे पास सांद्रता होनी चाहिए। तो यह जो इक्वेशन लिखा है उसके आधार से हम कह सकते हैं शून्य समय पर दाब कितना था, 0.5। अब बच्चों ये भी एक चीज ध्यान में रखना, सांद्रता ना दी हो और दाब दिया हो तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वह या तो सांद्रता की वैल्यू रखो या दाब की रखो, वो उसी तरह से आएगी। तो बच्चों हम यहाँ पे कहते हैं शून्य समय पर N2O5 का दाब कितना है, 0.5 बार। कहाँ से हमें पता चला, ये लिखा है आपको, जो आपका सवाल उसमें लिखा है 0 समय, उसका दाब कितना है, 0.5। अब सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात बच्चों ध्यान में रखना, अब यहाँ पे कितने मोल हैं, 2। N2O5 के कितने मोल हैं, 2। यानी जैसे जैसे अभिक्रिया होगी, जैसे जैसे अभिक्रिया होगी तो इसके दाब में क्या आएगी, कमी आएगी। इसके दाब में क्या आएगी, कमी। और इसके दाब में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। उसके दाब में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। इसके दाब में बढ़ेगी, ये दाब, यानी यह जैसे जैसे कम होगा यह वैसे वैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। तो किस तरह से होता है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ, वो हम देख लेते हैं बच्चों। अब तो इक्वेशन वैसे की वैसे लिख देता हूँ, 2N2O5 gives 2N2O4 plus O। ठीक है। अब शुरुआत की जो हम बात करेंगे तो शुरुआत में यहाँ दाब कितना था, 0.5। शुरुआत में दाब कितना है, शून्य समय, यानी ऐसा मैं कह सकता हूँ शून्य समय पे, शून्य समय पे 2N2O5 का दाब कितना है, 0.5। तो N2O4 का दाब कितना था, 0। इसका भी दाब कितना था, 0। ये दाब लिखा हूं, एटमॉस्फेयर, 0 एटमॉस्फेयर, 0 एटमॉस्फेयर। कंप्लीट बच्चों। ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, शून्य समय पे दाब कितना है, 0.5 N2O5। अब ये शुरुआत है, उस समय तो उत्पाद बना ही नहीं होगा, इसलिए इन दोनों का क्या होगा, 0। अब मैं बता रहा हूँ शून्य के बाद t समय में, कौन सा समय बता रहा हूँ बच्चों, t समय पे, यानी कि कोई भी समय लिख सकते हो आप। हमें कहते हैं हम उसका इक्वेशन बना रहे हैं, t समय पे क्या होगा, तो ये यहाँ पे दाब में क्या आएगी, कमी। जितनी कमी यहाँ आएगी उतनी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। मान लो 0.5 में से कितना है, दाब कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, x, कितना x, कितने मोल थे, 2 थे, तो मैंने क्या लिखा, 2x। x जितना दाब कम हो रहा, कितना, x जितना दाब कम हो रहा, तो यहाँ पे उतना दाब बढ़ेगा। अब यहाँ कितने मोल थे, 2 मोल, तो 2x जितना दाब कम हुआ, तो यहाँ पे कितने मोल हैं, 2 मोल, इसलिए 2x जितना दाब बढ़ा। यहाँ पे x जितना बढ़ेगा, क्यों, 1 मोल है। दोबारा बोल दो बच्चों, x जितना दाब क्या होगा, कम हुआ, x जितना दाब क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ x जितना दाब कम हुआ तो यहाँ x जितना बढ़ेगा, यहाँ पे भी x जितना बढ़ेगा। यहाँ पे मोल कितने हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 2x। यहाँ पे मोल कितने हैं, 2, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया, 2x। यहाँ पे मोल कितना है, 1, इसलिए क्या आया, x। अगर मान लो मोल 3 होते, कितने होते, 3 होते, तो यहाँ पे क्या हम लिखते, 3x लिख सकते थे। ठीक है, कंप्लीट। यानी t समय इतना जो दाब है वह कम हुआ। अब p टोटल कर देते हैं, p टोटल कर देते हैं, ठीक है।
तो P टोटल यानी कि यह कुल दाब, कुल दाब कर देना, यानी सबका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो सबका जोड़ करते हैं, 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ऐसा हो गया बच्चों। Therefore P total is equal to, यह माइनस 2x और प्लस 2x बच्चों क्या होगा, निकल जाएगा। माइनस 2x प्लस 2x क्या होगा, निकल जाएगा, यानी क्या है 0.5 प्लस x, इस तरह की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भैया, x की निकालनी है। कितना दाब कम हुआ, कितना दाब कम हुआ, यानी कितना, वो लाने के लिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, x की। तो x को इक्वेशन तक करता है, Therefore x को मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन का कर्ता बना देता हूँ। और जब मैं x को इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा तो ये 0.5 बराबर के उस तरफ चले जाएंगे, 0.5 बराबर के उस साइड चले जाएंगे। Therefore इक्वेशन क्या बनेगा, pt माइनस 0.5, pt माइनस क्या होगा 0.5। चलो x की वैल्यू अब हमें, x की वैल्यू क्या मिली, pt माइनस 0.5, तो वो हम यहाँ रख देते 100 समय। कहाँ रख देते हैं बच्चों, 100 समय के लिए यहाँ पे x की वैल्यू रख देते, क्योंकि मुझे केवल किसका मालूम होना चाहिए, अभिकार, किसका मालूम होना चाहिए, अभिकारक। तो therefore अभिकारक 2N2O का pt इज इक्वल टू कितना है, pt इज इक्वल टू 0.5 माइनस 2x। अभिकारक 2N2O5 जो था उसका pt समय पे दाब कितना है, 0.5 माइनस 2x, तो उसमें वैल्यू रख देता हूँ। Therefore pt इज इक्वल टू 0.5, 2 और x की वैल्यू में रख रहा हूँ बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू रख रहा हूँ, x की वैल्यू क्या आएगी, pt माइनस 0.5, x की वैल्यू मैंने रख दी, मैंने कौन सी वैल्यू रख दी, x। Therefore pt इज इक्वल टू 0.5 माइनस, अब काउंट्स के अंदर गुणा करते हैं, कहाँ गुणा करते हैं, काउंट्स के अंदर, 2 के अंदर गुणा करूंगा तो क्या आएगा 2pt, अब माइनस 2 गुणा माइनस 0.5, ये माइनस 2 को मैं अंदर गुणा करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। Therefore pt इज इक्वल टू 1 और 0.5 कितना हो जाएगा बच्चों, 1.5 माइनस 2 कंप्लीट, यानी ये जो हमारा pt इज इक्वल टू उस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमारे पास समय कौन सा दिया था, 100 समय पे कुल दाब कितना है, 0.5, तो therefore मैं ऐसा कह सकता हूँ 100 समय पे जो कुल दाब कितना था, 100 समय पे दिया हुआ है संख्या में 0.500, लेकिन मुझे तो 100 समय पे किसका चाहिए, N2O5 का चाहिए, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन में रख देता हूँ P(N2O), यह सारी गिनती हमने N2O5 के लिए की है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या रखूंगा N2O। अब 100 समय कुल दाब कितना है 0.500 बार, तो P(N2O5) इज इक्वल टू 8.5 माइनस 2 और pt इज इक्वल टू क्या था 0.500 कंप्लीट हुआ बच्चों। मालूम पड़ा आपको किस तरह से क्या किया है, 1.5 माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे
अब इसका भाग करेंगे 8.5 माइनस 8.024 तो आंसर आ जाएगा 0.400 कंप्लीट हो गया बच्चों। यानी मुझे P/5 शुरुआत का दाब मिल गया 0.5 और P/5 100 समय पे मिल गया 0.476। दोबारा इतनी चीज बता देता हूँ बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-3 बार देखोगे तब पता चलेगा। हमें क्वेश्चन दिया गया था, उसमें बता दिया था शून्य समय पे कुल दाब कितना था 0.5, कुल दाब बताया। क्या बताया? कुल दाब। और शून्य समय पे तो केवल अभिकारक का ही दाब होगा, उस समय उत्पाद का कोई दाब होगा। तो अभिकारक का दाब उस समय कितना था 0.5, उत्पाद कितना था 0। अब हमें क्या कहा है 100 समय पे कुल दाब दिया है, 100 समय पे कुल दाब कितना था 0.512। तो हमें 100 समय के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन का t समय पे, यहाँ पे x इतना क्या होगा बच्चों कम होगा ऐसा नहीं मान, तो यहाँ x इतना क्या होगा बढ़ेगा, यहाँ x इतना दाब कम होगा तो यहाँ x इतना दाब बढ़ेगा। तो 0.5 में से x इतना कम हो रहा है इसलिए माइनस x किया, और यहाँ पे x इतना बढ़ रहा है इसलिए x, और यहाँ पे भी x। लेकिन यहाँ देखा कितने मोल है 2 मोल, तो मैंने कितना रखा 2। यहाँ पे भी कितने मोल है 2, तो यहाँ पे कितना रखा 2। यहाँ एक भी मोल नहीं, 1 मोल था इसलिए मैंने क्या रखा 1। अब मैंने क्या किया P टोटल कुल दाब, P टोटल ये वैल्यू का हम गुणा जोड़ करेंगे तो 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x कंप्लीट। इन सब का जोड़ किया तो हमें PT की इस तरह से वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू किसके निकालनी है x की निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैंने x को इक्वेशन का कर्ता बना दिया, x को क्या कर दिया इक्वेशन का कर्ता बना दिया। कर्ता बनाने के बाद मुझे वैल्यू इसकी चाहिए N2 की t समय, ये कुल दाब दिया है, लेकिन मुझे 100 समय केवल और केवल N2O5 की दाब चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया 2N2O5 का जो अभिक्रिया जो थी उसका कुल दाब P/5 के लिए जो मैंने किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 2x। अब यहाँ पे मुझे N2O5 का दाब चाहिए था, इसलिए मैंने x की वैल्यू रखी। x की वैल्यू क्या थी PT माइनस 0.5। वह रख के गया सॉल्व करते गए, तो सॉल्व करते समय मेरे पास इक्वेशन क्या बना P/5 इज इक्वल टू केवल और केवल N2O5 का जो दाब 1.5 माइनस 2 PT यानी कि कुल दाब। तो कुल दाब मेरे पास है 100 समय पर, यानी मैंने लिख दिया 100 समय पर कुल दाब कितना है 0.512। तो P/5 कौन से समय पे 100 समय पे, तो उसकी वैल्यू रखी और वो आपको प्राप्त हो गई 0.476 एटमॉस्फेयर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास दाब आ गया, वह दोनों चीज आ गई। तो अब हम उसके आधार से अब हमें क्या कर देना, जो वेग स्थिरांक k की जो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है वेग स्थिरांक। मैं यहाँ पे ज्ञात कर देता हूँ बच्चों, तो k इज इक्वल टू 2.303 over t log r0 over कंप्लीट। तो सबकी वैल्यू रख देते बच्चों 2.303 t यानी कितना आएगा 100 सेकेंड, 100 सेकेंड दिया, ठीक है, समय सेकेंड में दिया। फिर लॉग r0 शुरुआत के समय का दाब कितना है, शुरुआत के समय का दाब 0.5 और t हमने कितना लिया 100 सेकेंड, तो rt की वैल्यू कितनी आएगी 0.476। अब इसके आधार से जो भी आंसर आएगा वह निकाल दो। पहले इन दोनों का भाग करना है, जो भी वैल्यू है उसका लॉग देना है और फिर तो गुणा करना है, और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सेकेंड इनवर्स में आएगा। इससे पहले मिनट इनवर्स में, यहाँ पे किस में आ जाएगा बच्चों सेकेंड इनवर्स में। आशा रखता हूँ यह जो सवाल आपको समझ में आ जाएगा। इस सवाल, ये जो सवाल जो था 4.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट था, बोर्ड में पूछा जा चुका है और ये नया सवाल है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।
स्टूडेंट अपने जो नेक्स्ट दो और सवाल देख लेते हैं। ध्यान में रहे बच्चों, जो उससे आगे का जो सवाल था 4.6 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल था, बोर्ड में पूछने लायक सवाल है। और वैसा ही एक और सवाल 4.8 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो 4.7 है 1 नंबर की OMR के अंदर आ सकता है। बहुत ही आसान सवाल है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको जो सवाल दे दिया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, प्रथम कोटि मैंने चौरस करके ही रखा है, प्रथम कोटि थी। अब उसके लिए अभिक्रिया के लिए k का मान यानी वेग स्थिरांक k की वैल्यू दे दी और आपको क्या गणना करनी है, अर्ध आयुष्य समय की गणना करनी है। तो प्रथम कोटि के लिए अर्ध आयुष्य समय का इक्वेशन क्या होगा बच्चों, t1/2 अर्ध आयुष्य समय यानी कि t1/2 0.693 ओवर k। सवाल के अंदर हम देखेंगे तो k की वैल्यू बच्चों दे दी है, तो वही हम मेंशन कर देंगे 0.693 ओवर k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5.5 गुणा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। यही सेकेंड इनवर्स बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड। भाग करना है, जो भी आंसर आएगा वह आपका अर्ध आयुष्य समय इस अभिक्रिया के लिए जिसका वेग स्थिरांक 5.5 गुणा 10⁻14 है, उसका अर्ध आयुष्य समय ज्ञात हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, 1 नंबर के OMR में पूछा जाएगा। अब अपने उसके बाद का 4.8 जो है वह एग्जांपल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसमें पूछा गया है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उस समय पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुष्य का 10 गुना होता। अर्ध आयुष्य का क्या होता है, यानी जब अभिक्रिया 99.9% क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उस समय जो होगा वह अर्ध आयुष्य समय का कितना होगा, 10 गुना। यानी ऐसा हमें प्रूव करना है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, t बटे अगर मैं t1/2 कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आंसर कितना आएगा, 10। यानी 99.9% जब यह अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उस समय का जो समय होगा वह उसके अर्ध आयुष्य समय का 10 गुना होगा। ऐसा हमें पूछा गया है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि जो समय है उसका 10 गुना उसका अर्ध आयुष्य समय होगा। तो उसी में मैंने 10 को इक्वेशन का कर्ता बना दिया, तो t बटे t1/2 आ गया। अब इसी इक्वेशन के आधार से मुझे t की वैल्यू लानी है और t1/2 की वैल्यू लानी है और उन दोनों का भाग करूंगा बच्चों और कितना आएगा, 10। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू लाता हूँ, t। तो t की वैल्यू प्रथम कोटि के लिए उसके लिए इक्वेशन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो k = 2.303 ओवर t log r0 ओवर r। t की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैंने प्रथम कोटि था तो यह वाला इक्वेशन रख दिया। अब यहाँ पे जो बच्चों दूसरे जो t की वैल्यू लाने के लिए मुझे कोई और वैल्यू दी गई नहीं, तो कोई बात नहीं। जो मेन बात r0 उसका भी कोई जिक्र नहीं है। rt के लिए उसने क्या कहा है, 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद समय, तो मैं rt की वैल्यू रखूंगा। ध्यान देना बच्चों, यही एक चीज इंपॉर्टेंट है। rt की जगह पर मुझे क्या लिखना है, शुरुआत की जो सांद्रता थी वह r0। अब 99.9% को मुझे अंक में लिखने के लिए मैं 100 से क्या करूंगा, भाग दूंगा। 100 से भागूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.999। यानी कि r0 में से rt में उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। शुरुआत में अधिक होती है और जैसे जैसे समय जाता है तो वो क्या होती है, कम होती है। कितनी कम हुई, 99.9 जितनी कम हुई। 99.9 जितनी कम यानी कि क्या, -0.999 जितनी कम हुई। किसमें से, r0 में से। किसमें से कम हुई, r0 में से। यानी कि r0 माइनस 0.999 r0, यानी कि ये जो इतनी इसमें से क्या हो गई, कम हो गई। ये इसका मतलब इस तरह से निकलेगा। rt की यह वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब उसी के आधार से हम आगे गिन लेते हैं बच्चों। वैल्यू रखेंगे, t को इक्वेशन का कर्ता बना देता हूं मैं। t को क्या करूंगा, इक्वेशन का कर्ता बनाऊंगा। तो देयरफॉर 2.303
ओवर के लॉग एट 0 एट टी के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा एट 0 माइनस 0.999 एट 0 लिखूंगा कंप्लीट। अब वैसे का वैसा ही 2.303 ओवर के लॉग एट 0 को कॉमन निकालो बच्चों। यहाँ से मैं एट 0 को क्या करता हूँ कॉमन निकाल देता हूँ। क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल देता हूँ। तो एट 0 काउंट्स के यहाँ से एट 0 कॉमन निकल गया तो क्या आएगा 1 माइनस यहाँ से निकालेंगे 0.999 एट 0 कॉमन निकल गया। अब वैसा ही इक्वेशन रख देता हूँ 2.303 ओवर के लॉग यह आर 0 और यह आर 0 दोनों बच्चों क्या हो गया कट गया। तो 1/, इन दोनों का जब आप घटा करोगे तो 0.2 टाइम्स 0 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0.2 टाइम्स 0 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों, ये वैसे का वैसे लिख देता हूँ यहाँ पे 2.303 ओवर के टी इज इक्वल टू लॉग जब 1/0.2 टाइम्स 0 1 करोगी तो कितना आएगा 1000 यानी कि 10 की घात 3। अब ध्यान देना बच्चों लॉग 10⁻³ यानी कि कितना आ जाएगा जो भी घात में वही उसका लॉग होगा। ऐसा बहुत सी बार कह चुके हैं लॉग 10⁻³ तो ये उसका लॉग कितना आएगा 3 आएगा। वैल्यू रख देते हैं तो t इज इक्वल टू 2.303 ओवर के लॉग 10⁻³ की जगह पे मैंने क्या रख दिया 3। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 से गुणा कर दो तो 6.909 बटे के। चलो हमारे पास t की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई t की। अब हमें किसकी वैल्यू आनी है t1/2। तो t1/2 का तो इक्वेशन है ही बच्चों अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ये t की वैल्यू हमने ज्ञात कर दी। हमने किसकी वैल्यू ज्ञात कर दी t की। अब हमें क्या चाहिए t1/2। तो t1/2 का इक्वेशन था t1/2 इज इक्वल टू क्या है 0.693 ओवर के। अब यह हमें क्या करना है जो मैंने आपको बताया t/t1/2 करने से अगर 10 आ जाता है तो हमारे ये सब सही होगा। तो अब कर देते हैं t/t1/2। तो t की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ 6.909 बटे के। लिख देते हैं इस तरह से। चलिए t की वैल्यू लिखी उसके बटे में t1/2 की वैल्यू 0.693 ओवर के। इस तरह से दोनों के इक्वल रहते हैं। अब इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है वो तो आपको जानते ही है यानी t/t1/2 इज इक्वल टू 6.909 गुणा इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया बटे 0.693 गुणा क्या आएगा कि इन दोनों का भी मैंने क्या कर दिया देयरफॉर यह के और यह कट जाएगा। इन दोनों का भाग करोगे तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेट 10 आएगा। यानी हम कह सकते हैं दर्शाई गई जो चीज वो सही है, दर्शाई गई वो चीज सही। ये हमने प्रूव कर दिया कि जब अभिक्रिया 99.9% प्रथम कोटि की अभिक्रिया कंप्लीट होती है तब उसका लगा हुआ समय वो उसके अर्ध आइसोसमय से 10 गुना होता। आशा रखता हूँ बच्चों यह जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है